हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ऑनलाइन लेक्चर 5 है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर बेसिकली प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था प्रोपोजिशनल लॉजिक उसी से रिलेटेड है। वहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी जिनको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते थे, जो प्रोपोजिशन की प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट करते थे। यानी उसमें फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रोपोजिशनल फंक्शंस हम कुछ उठाएंगे। प्रोपोजिशनल फंक्शन वो फंक्शन था जिसमें हमने ये देखा था कि x इज इक्वल टू 1 + 3, ऐसे इस किस्म के कुछ फंक्शंस थे, या x इज ग्रेटर देन 3 या x इज लेस देन 2। तो वो x की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती थी, जिसकी वजह से हम उसको कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं दे सकते थे। और ये एग्जांपल हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक के लेक्चर में देखी थी। आज हम उन्हीं फंक्शंस को उठाएंगे और इस पे हम ये दो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जिसको हम प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर कहते हैं, और उसको हम कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू इन टेक्निक्स की बिना पर दे सकेंगे। यानी कि अगर हम ये दो टेक्निक यूज करेंगे उन प्रोपोजिशनल फंक्शन पे जिनको हम उस वक्त एक प्रोपोजिशन की वैल्यू नहीं दे सकते थे, ट्रुथ वैल्यू कोई उसको नहीं दे सकते थे, तो इस इन दो टेक्निक्स की मदद से हम उनको कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोपोजिशनल फंक्शन हमें दिया गया होगा, प्रेडिकेट्स में उसको हम जस्ट एक या दो वैल्यूज के लिए देख सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफायर में हम उसको रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रूथ या फॉल्स साबित करेंगे। तो चलिए जाते हैं आगे और इस चीज़ को मोर और भी क्लियरली समझते हैं कि प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर क्या चीज़ है। सो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, देन वन बाय वन हम इनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स करेंगे और इसको मजीद अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले है प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स या प्रोपोजिशनल फंक्शन भी इसे कहा जाता है। कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशनल फंक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली जो प्रोपोजिशन होती है उसको हम कोई ना कोई ऐसी इस किस्म की एक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और फिर जानते हैं कि ये क्या है। टू अंडरस्टैंड प्रेडिकेट लॉजिक को समझने के लिए, यानी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी उठाते हैं जिसमें हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है जी, तो प्रेडिकेट लॉजिक उसे कहा जाता है। वी फर्स्ट नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट। सबसे पहले प्रेडिकेट लॉजिक को समझने से पहले हम प्रेडिकेट को समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या चीज है। Statement involving variables such as x is greater than 3 और x is equal to, ठीक है, ये कॉमा का मतलब है r, यहाँ पे x is greater than 3 और x is equal to y plus 3। ऐसी स्टेटमेंट्स जो जिसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हों सच एज x is greater than 3, ये x को एक वेरिएबल है, फिर यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स की एक फंक्शन है या इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं आप। These statements are neither true nor false। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जिनमें वेरिएबल्स हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप बज़ाहिर कोई भी ट्रुथ वैल्यू नहीं दे सकते। नाइदर ये ट्रू है नॉर फॉल्स है। व्हेन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉट स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल्स यूज हुए हैं इनकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। ठीक है जी। In this section, we will discuss the ways that proposition can be produced from such statement। अब हम इस लेक्चर्स में ऑनवर्ड इसी बात पे सारा फोकस रखेंगे कि इसको हम अगर कुछ इसको अगर कोई वैल्यूज हम दे दें, इसको हम अगर प्रोपोजिशन बना दें, यानी प्रोपोजिशन तब इसको कहेंगे जब इसमें कोई वैल्यू आएंगी और ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ही यही है कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो जिनको हम कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू दे सकें, तो उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। सो फिलहाल ये प्रोपोजिशन नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई,
उसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है जी। द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 हैज टू पार्ट्स। सबसे पहले वाली हम एक स्टेटमेंट उठाते हैं, ये वाली, और इसको यूं लिखते हैं आसानी के लिए, x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब यही है कि x इज ग्रेटर देन 3। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, और अगर इसको और भी आसानी से पढ़ना चाहें तो ये इस तरह भी पढ़ा जा सकता है कि x इज ग्रेटर देन 3। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट प्रोपोजिशन अभी नहीं है। क्यों? इसमें x की वैल्यू ही क्लियर नहीं है। अब x कुछ भी हो सकता है, x की जगह 5 भी हो सकता है, तो ये तो रॉन्ग साबित हो गई ये बात। x ग्रेटर देन 3 है या नहीं है, लेकिन इसको हम फिलहाल कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ये सामने जो नजर आ रहा है, हमने इसी को ही सॉर्ट आउट करना है, हमने इसी पे ही फोकस रखना है कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक हाइड इंफॉर्मेशन है इसमें। सो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 हैज टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है जी। इसको हम मीनिंगफुल स्टेटमेंट में लाने के लिए इसको स्टेप्स आपको समझा रहा हूं मैं। द फर्स्ट पार्ट इज द वेरिएबल। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, ये इसके दो पार्ट्स कहते हैं कि द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ये है इसका x। ठीक है जी, x, इसको दरमियान में छोड़ दिया गया है यूं। द फर्स्ट पार्ट, द वेरिएबल x एक वेरिएबल है, क्योंकि इसमें आपको जो वेरिएबल नजर आ रहा है फर्स्ट पार्ट में वो सिर्फ x ही है, तो हम x की ही बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट x हुआ। फर्स्ट पार्ट, द वेरिएबल x इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट का ये सब्जेक्ट है, जिस पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक जो हमारे पास सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको भी उसी तरह समझिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। ये इस पे कोई ना कोई, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसके साथ इस पे अप्लाई हो रही है सारी। तो ये इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये समझाने के गर्ज से। The statement x is greater than 3 has two parts. The first part, the variable x. x इसका फर्स्ट पार्ट में आता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब इस सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आगे की जो उस पे ऑपरेशन हो रहा है, कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है। द सेकेंड पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट, उसका टू पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो, सेकेंड पार्ट। द प्रेडिकेट, दूसरा पार्ट इसका प्रेडिकेट है, वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। ठीक है जी। ये पार्ट पूरा का पूरा, ये दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन से, इज ग्रेटर देन 3। द प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट बोलेंगे, इज ग्रेटर देन 3, ये वाला पार्ट। एक एक्स है फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है इज ग्रेटर देन 3। रेफर, ये क्या रेफर करता है? टू अ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को, दैट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट कैन हैव, जिस जो सब्जेक्ट, यानी जो इसमें जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है। प्रॉपर्टी मींस उसकी जो, उस पे जो अप्लाई हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो वो हमें बता रहा है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। यानी जो हमें समझा रहा है, जो हमें दिखा रहा है, ये वेरिएबल क्या हमें बता रहा है? ये वेरिएबल ये बता रहा है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये इससे लेस है। ये जो अगला नंबर है और ये उसकी जो ग्रेटर देन है, ये बात हो रही है, यानी ये x इस साइड से ग्रेटर है। बेसिकली ये हमें समझाया जा रहा है कि x is greater than 3 or refers to a property that the subject of the statement can have. So ये बात क्लियर होगी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह, कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ। हमने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, सबसे एक बात, ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक किया। फर्स्ट वन इज दी सब्जेक्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मीनिंगफुल स्टेटमेंट जस्ट बना रहे हैं, तो उसके तरीकाकार समझा रहा हूं। एक्स आपका प्रेडिकेट, सॉरी, वेरिएबल हो गया, और ये पूरी उसकी जो ये पार्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, यानी ग्रेटर देन 3।
ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस पे कोई फंक्शन आ रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किस्म का। इसका ऑपरेशन है कि x इज ग्रेटर देन 3। अब x पे कुछ भी हम डालेंगे तो वो हमें साबित हो जाएगी वो बात। सो द सेकंड पार्ट, द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 3 रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ने अपनाई हुई है। जो सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इस ने अपनाई हुई है। और सब्जेक्ट कौन है? वो ये वेरिएबल है x। ये सब्जेक्ट आपका क्या है? वो x है। ठीक है जी, वो आपका x है सब्जेक्ट। तो इसकी इसने जो प्रॉपर्टी अपनाई हुई है वो ये है कि ये 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। वी कैन डिनोट द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3। किस तरह डिनोट करते हैं? p ऑफ x से। ठीक है, वी कैन डिनोट द स्टेटमेंट दिस और दिस बाय p ऑफ x। अब p हम प्रेडिकेट के लिए यूज कर रहे हैं और ये x जो है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है, इसको प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं। ये बता रही है हमें कि ये जो आपकी जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये x है, इस जगह आएगी। और उस पे जो अमल होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है p, इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन 3, वो इसके साथ अप्लाई होगी। तो इस पूरे को हम इस p ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी p इसकी प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करे। प्रेडिकेट क्या है? इज ग्रेटर देन 3। और x इसका वेरिएबल। ठीक है जी, ये x इसका वेरिएबल हो गया, यानी यहाँ पे जो भी होगा इस ब्रैकेट्स में ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में जो भी आप वैल्यू डालेंगे, वो जो भी वैल्यू इसमें आएगी, हमने एक फंक्शन बना लिया है। ये एक फंक्शन सब बन गया है। प्रोपोजिशनल फंक्शन मींस द वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये प्रोपोजिशनल फंक्शन था हमारे पास एक पूरा का पूरा। ठीक है, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी इसमें। इसकी x की कोई वैल्यू हम डाल देंगे और p एट x। ठीक है, मींस द वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x। ठीक है जी, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इस पे, इसकी प्रेडिकेट में, इसमें प्रेडिकेट में क्या है? ग्रेटर देन 3 है, इससे कंपेयर होगी। तो एक प्रोपोजिशनल फंक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी p की एट x पे, x की जगह में। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि p ऑफ x, ये मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू की बात हो रही है, मींस द वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x, x की जगह पे आएगी। अब प्रोपोजिशनल फंक्शन ये हो गया p, और एट x में जो वैल्यू आएगी वो फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखता हूं। जैसे 1 लिखूंगा, अगली जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें आपने इस x की जगह अब ये 1 डाल देना है। ठीक है जी, तो अब हम इसमें जब जैसे 1 डालेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे 1 डालेंगे, हमारे पास ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन जाएगी। और हमारे पास अब इसको टी और एफ देना आसान हो जाएगा। यानी अब हम इसको ट्रूथ वैल्यू दे सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया? वी डिनोट द स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 3 यूं इसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसी चीज को डिनोट करेगी यूं। ठीक है जी, यानी इसमें अब हम जो भी वैल्यू डालेंगे ऑटोमेटिकली वो इस स्टेटमेंट या इस प्रोपोजिशनल फंक्शन में आ जाएगी। मींस द वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x। ठीक है, प्रोपोजिशनल फंक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी हमने 1 डाला,
तो 1 ऑटोमेटिकली इस फार्मूले पे अप्लाई हुआ। इस फार्मूले ने हमें बता दिया क्या 1 ग्रेटर है 3 से? नो। तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? एफ, फॉल्स। ये देखें, अब इसी जो प्रोपोजिशन कभी नहीं था उसको हमने एक मीनिंगफुल प्रोपोजिशन बना दिया, जस्ट अगर हम उसको इस प्रेडिकेट के फार्मूले से सॉल्व करते हैं। जस्ट इसके जो हमारे पास ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रेडिकेट या प्रोपोजिशनल फंक्शन की शक्ल देनी है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें उसकी जो वैल्यू होगी वो असाइन करेंगे इस फंक्शन को, देन ये सॉल्व हो जाएगा और ये हमें एक इसका पोर्शन दे दिया जाएगा, यानी इसकी ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी आसान अल्फाज में। सो वेयर पी डिनोट्स द प्रेडिकेट, इस जगह पे, ठीक है, इसकी बात हो रही है, या इसकी भी कह सकते हैं वेयर पी डिनोट द प्रेडिकेट जो कि है इज ग्रेटर देन 3, या जस्ट ये ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, यानी इसमें ये प्रेडिकेट है इसका और ये इसका वेरिएबल है। वेरिएबल में जो भी आएगा इसके प्रेडिकेट में जो फार्मूला आएगा उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल आपके वेरिएबल में आ जाएंगे। इसकी आपकी 1 2 टू वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, वो आगे देखेंगे हम इसका एग्जांपल। और इसके ऊपर जो वो इसकी प्रेडिकेट में आएगा वो ये होगा इक्वल टू y+3। ठीक है, यानी ये साइड बराबर है इस साइड की, ये साइड इक्वल है इस साइड की। तो ये साइड्स कंपेयर होंगे, पहले दो वेरिएबल लगेंगे उसमें, फिर इसका जो प्रेडिकेट बनेगा वो ये कि ये साइड इक्वल है इस साइड की और ये साइड इक्वल है इस साइड की, तो दोनों के लिए होगा प्रेडिकेट। वंस a value has been assigned to the variable x or y, the statement p of x become a proposition and has a truth value of t and or f। तो एक दफा डेफिनेटली ये तो क्लियर कट बात है कि अगर इसमें आप इसमें से किसी एक को वैल्यू असाइन कर दे, इसको x को वैल्यू असाइन कर दे तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू आ सकती है उसकी, और इसमें अगर x या y को असाइन कर दे तो ट्रूथ वैल्यू आ सकती है। तो आसान अल्फाज में यही करना है हमने कि हमने जो x और y है उसको अगर हम जब वैल्यू दे देंगे तो उसकी शेप जरा चेंज करके इस तरह p ऑफ x से उसको डिनोट किया जाता है, या p ऑफ y से भी कर सकते हैं। तो उसको हमने यूं प्रॉपर वे में लिखना है और उसको वैल्यू असाइन करनी है, देन इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जांपल है हमारे पास, इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि लेट पी ऑफ एक्स, हम सपोज कर रहे हैं कि पी ऑफ एक्स डिनोट करता है एक स्टेटमेंट को जिसकी जो है एक्स इज ग्रेटर देन 3, जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है जी, उसी को हम कर रहे हैं आसानी के लिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। इसको हमने प्रोपोजिशन या मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है जिसको हम ट्रूथ वैल्यू दे सकें। तो क्या P of x denote the statement x is greater than 3. What are the truth values of P of 4 and P of 2? अब हम देखें इसको मीन एक वैल्यूज असाइन कर रहे हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन P एट x पे। ठीक है, प्रोपोजिशनल फंक्शन P को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं x की, वेरिएबल की, उसकी वेरिएबल की एट x। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि P डिनोट कर रहा है किसको, P ऑफ x डिनोट कर रहा है किसको, x इज ग्रेटर देन 3, इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। सो हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है, फाइंड किया जाए किसके लिए, अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, x को 4 ले लें और p ऑफ, यानी p ऑफ 4 को मतलब है x की जगह हम 4 डाल दें, तब चेक करें कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, और फिर x की जगह 2 डाल दें तो क्या आती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, यानी फाइंड p ऑफ 4, आपने फाइंड करना है एंड फॉर, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं लेकिन मैं यहाँ पेन से कर रहा हूँ दोबारा
समझाने के लिए, ठीक है जी, ताकि एक दो मैं कर देता हूं, बाकी सारे फिर यूं ही हैं। पी ऑफ 2, जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए यही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है जी। सो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जो डिनोशन है वो दी गई है। तो सबसे पहले पी ऑफ 4 फाइंड करना है, तो आपने पी ऑफ 4 के लिए करना है पी ऑफ 4, ये आपका इक्वल या दिस एम्प्लाइज लगा दें, तो x की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 लिख लेता हूँ, 4, ठीक है जी। ये 4 थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी। सो x इज ग्रेटर देन 3, सो 4 के लिए चेक करना है 4 इज ग्रेटर देन 3, यस 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये इसकी जो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू बनेगी वो t बनेगी। दूसरे के लिए है p ऑफ 2 के लिए, ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही आपको करवा रहा हूँ, हमें व्हाइट बोर्ड पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ये 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 3, नो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू आ गई है, तो ये हो गया f, तो ये इसका आंसर हो गया जस्ट। यानी आपको क्वेश्चन दिया था लेट p ऑफ x डिनोट द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p ऑफ 4 एंड p ऑफ 2। आपको स्टेटमेंट हमने एक दी हुई है x इज ग्रेटर देन 3, उसमें हमने अब आपको प्रोपोजिशनल वैल्यू प्रेडिकेट भी उसकी दे दिए हैं, x की वेरिएबल की वैल्यू भी दे दी है, प्रोपोजिशनल फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो वो क्या है 4 और 2 के लिए आपने फाइंड करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है, प्रोपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू मौजूद है, और वो x की वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि ये कौन सा इसकी ट्रूथ वैल्यू बनती है, तो देन वो फाइंड कर दी, तो ये इसका आंसर होगी, ठीक है जी। तो ये आसान से इसके क्वेश्चन है। वी ऑब्टेन द स्टेटमेंट p ऑफ 4, हम p ऑफ 4 को ऑब्टेन करेंगे बाय सेटिंग x इक्वल टू 4, जब हम x को 4 सेट कर देंगे किस चीज में, इन द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3, यानी इसको 4 कर देंगे, हेंस p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 3, yes has a truth value of true, ये ठीक हो गया। अगेन वी ऑब्टेन द p ऑफ 2 बाई सेटिंग x इक्वल टू 2 इन द स्टेटमेंट, इसमें 2 कर दो x की जगह, तो हेंस p ऑफ 2 इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 3 हैज ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, जैसे हमने वहां पे देखी थी कि अगर दो वेरिएबल आ जाए तो फिर इसको कैसे हम डिनोशन करेंगे और कैसे लिखेंगे। वी कैन आल्सो हैव स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो पर किस तरह लिखेंगे, यानी एक्स वाई जी लिखे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू y प्लस 3, अब इसमें तो दो वेरिएबल हैं, तो इसकी डिनोट कैसे करेंगे। वी कैन डिनोट दिस स्टेटमेंट बाय p ऑफ x कामा y, तो दो हैं तो दो वेरिएबल के लिए आपने यूं रिप्रेजेंटेशन करनी है, यानी पहली वैल्यू के लिए जो हम प्रेडिकेट में वैल्यू लेंगे एग्जांपल में, उसमें जैसे यहाँ पे ली भी गई हुई है, फिर आपको ऐसी दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट वैल्यू x के लिए, दूसरी वैल्यू y के लिए हमेशा होती है, x और y, पहले x के लिए डिनोट करते दूसरे y के लिए। अगर दो वेरिएबल है तो p ऑफ x y, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनका कोई फंक्शन यानी कोई भी उस पे प्रेडिकेट अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, ये उसके प्रोपोजिशनल फंक्शन है एट एक्स एंड वाई, प्रोपोजिशनल फंक्शन की वैल्यू आएगी एट एक्स एंड वाई, ठीक है जी। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें हम इसकी वैल्यू लेंगे एक्स और वाई की, और जो इसमें हम फिर पुट करेंगे। तो वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड पी इज द प्रेडिकेट, पी इसकी प्रेडिकेट है। व्हेन value are assigned to the variable x and y, the statement p of x y has a truth value and it becomes a proposition, तो ये proposition बन जाएगी अगर हम इसी उसमें x और y को वैल्यू दे दें, यानी द स्टेटमेंट p ऑफ x जो है अब हमारे पास क्या, ये पूरी पूरी स्टेटमेंट है, ये फिर क्या हो जाएगी, एक वैलिड हो जाएगी, प्रोपोजिशन बन जाएगी। लेट एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x y डिनोट द स्टेटमेंट, p ऑफ x हमारे पास डिनोट कर रहा है किस चीज को, x, और वो ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको, स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है,
जो कि x और y पे अप्लाई हो रहा है, और x और y हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कुछ यूं दी गई है, y प्लस 3। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि इसलिए ट्रूथ वैल्यू फाइंड करो p ऑफ 1 2 के लिए और p ऑफ 3 0 के लिए। तो एक बार आपने क्या करना है, फर्स्ट p ऑफ 1 उसके बाद 2 के लिए फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा x, फर्स्ट वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। तो x की जगह 1 आ गया, y की जगह 2 आ गया, प्लस और 3 अपनी जगह। ठीक है जी। अब इसको जब सॉल्व किया हमने, जब हमने ये वैल्यूज डाल दी इसमें, तो 1 बराबर हुआ, दूसरी साइड पे था 5। तो क्या 1 इक्वल है 5 के? नो, ये इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू बनेगी वो फॉल्स बनेगी। एक हो गया। दूसरा अब आता है p ऑफ 3 0। ठीक है जी। तो ये आपका, उसके लिए चेक करेंगे आप, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट x की जगह 3, y की जगह 0 लगाया हुआ है, तो 0 प्लस 3। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3 एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी 0 प्लस 3 से 3। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू बनेगी वो ट्रू बनेगी। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। तो जस्ट यही क्वेश्चन थे और यही समझाना था कि अगर हमारे पास वेरिएबल ज्यादा भी होते हैं तो p और स्मॉल जो ब्रैकेट्स हैं उसमें वो कामा से आपने सेपरेट करके उसको लिखना होगा, डिनोट करना होगा। इसमें अगर z आ जाए तो कामा इसके साथ डाल के z, अगर उसके बाद भी कोई चार वेरिएबल तो चार, और जब आपको वैल्यू दी जाएंगी तो उसमें यूं सीरीज में ही, सीक्वेंस में ही वैल्यू दी जाएंगी कामा के साथ, और फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को डिनोट करेगी, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को डिनोट करेगी। सेम वही वैल्यूज आपने एक्सप्रेशन में लगानी है और उसका आउटपुट चेक करना है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनती है, फॉल्स आती है या ट्रू आती है। तो इसके जरिए हमने क्या किया, हमने प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट यूज करके, प्रेडिकेट के जरिए, प्रेडिकेट और पोजीशन फंक्शन के जरिए हमने वैल्यूज असाइन की एक ऐसे स्टेटमेंट को जो कि मीनिंगफुल नहीं थी, जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं थी, ना वो ट्रू था ना फॉल्स था। फिर उसको हमने क्या किया, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाया थ्रू प्रेडिकेट्स के जरिए, हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन की उनकी वेरिएबल्स को, और फिर उसकी हमने कोई ट्रूथ वैल्यू निकाली। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। ये आपका क्वेश्चन था और ये सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है जी, सेम वही चीजें हैं इसमें, इसमें आप फिर इसको देख लेंगे। अब आते हैं क्वांटिफिकेशन। प्रेडिकेट में हमने क्या किया था वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि देर इज quantifier, there is another important way called quantification to create a proposition from a propositional function। ठीक है, एक propositional function हमें दिया गया होगा, उससे हमने proposition निकालनी होगी कि ये proposition है या नहीं है। क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेस द एक्सटेंट यानी रेंज, एक हमें बताता है। क्वांटिफिकेशन बेसिकली हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, एक क्वांटिटी डालते हैं हम, डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन करते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज, डिफरेंट नंबर्स हम असाइन करते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन को, और मालूम करते हैं कि कितने रेंज तक ये ट्रू है और कितने रेंज तक ये फॉल्स है। प्रेडिकेट में हम सिंगल कुछ ही वैल्यूज के लिए, मतलब एक ही वैल्यू उसको दे देते हैं, उसमें हम फाइंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, हमने पी ऑफ 1 2 के लिए चेक किया, पी ऑफ 3 0 के लिए चेक किया, तो हम स्पेसिफिक प्रेडिकेट में वैल्यू देते हैं, सिंगल वैल्यू देते हैं। यहाँ पे हम रेंज ऑफ वैल्यूज देते हैं, या सम या फॉर ऑल, दो बातें यूज की जाती हैं। या तो वो कंप्लीट जो सेट दिया गया था मुझे कि 1 से 100 तक के लिए चेक करो कि क्या ये प्रोपोजिशनल फंक्शन प्रोपोजिशन है, इससे प्रोपोजिशन क्रिएट हो सकती है, इसको कोई मीनिंगफुल वैल्यू और ट्रूथ वैल्यू दी जा सकती है, ट्रू होगा, एक सीरीज तक वो ट्रू होगा या नहीं होगा। ठीक है, वही बात यही बताई गई है।
रेंज ऑफ एलिमेंट्स अनलाइक प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट की तरह नहीं, क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेस range या extent to which a predicate is true over a range of element, ठीक है, टू विच लिखा हुआ है कि प्रेडिकेट ट्रू होगा एक रेंज तक, पूरे रेंज तक क्वांटिफिकेशन के जरिए। जबकि सिंपल जो प्रेडिकेट था ऐसा नहीं था, जो सिंपल हमें प्रेडिकेट पढ़ा था, व्हेन द वेरिएबल इन ए प्रोपोजिशनल फंक्शन आर असाइंड वैल्यूज द रिजल्टिंग स्टेटमेंट बिकम अ प्रोपोजिशन विद अ सिंगल ट्रूथ वैल्यू। वो एक ही वैल्यू के लिए हमें ट्रूथ वैल्यू निकाल के दे देता। हम अगर उसमें 1 डालते थे तो वो हमें सिर्फ 1 के लिए ट्रूथ वैल्यू दे देता, 2 डालते तो सिर्फ 2 के लिए देता, 3 डालते सिर्फ 3 के लिए दे देता है। यहाँ पे एक सेट पूरा दिया जाता है, क्वांटिफिकेशन में पूरी क्वांटिटी दी जाती है कि इन सब के लिए चेक करो ट्रूथ वैल्यू, इन सब के लिए ये ट्रू होगा, इन सब के लिए फॉल्स होगा। ये अपने मैथ में भी पढ़े होंगे, फॉर ऑल, फॉर सम वैल्यूज, ठीक है जी, फॉर ऑल वैल्यूज या फॉर सम वैल्यूज। तो अब हम देखते हैं कि क्वांटिफायर में क्या है, हमें इंग्लिश में क्या इसको क्या कहेंगे। इन इंग्लिश the word all, some, many, none and few are used in quantification. Quantification में हम ये वर्ड यूज करते हैं। We will focus on two types of quantification here. Universal quantification, which tells us that predicate is true for every element under consideration. हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन देखेंगे जिसमें हमें ये हम बताएंगे कि जो प्रेडिकेट है वो ट्रू है तमाम एलिमेंट्स के लिए, जो हमें दी गई हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। क्वांटिफिकेशन, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि प्रेडिकेट सबके लिए ट्रू होगा, ठीक है, जो भी हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। और एग्जिस्टेंशियल दूसरे नंबर पे है, एग्जिस्टेंशियल quantification which tells us that there is one or more element under consideration for which the predicate is true. तो इसमें एग्जिस्टेंशियल कुछ एग्जिस्टिंग होंगे, कुछ एग्जिस्ट करेंगे, सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए वो ट्रू होगा, बाकी के लिए वो नहीं होगा। यानी इसमें सबके लिए ट्रू आएगा रिजल्ट, इसमें कुछ के लिए ट्रू होगा, बाकियों के लिए फॉल्स होगा। तो दो किस्म की क्वांटिफिकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्रेडिकेट में हमें सिंगल ट्रुथ वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे ज्यादा के लिए है, ज्यादा एक रेंज में हमें वैल्यू मिलेगी, या वो सबके लिए या वो कुछ के लिए लेकिन एक रेंज होगी। सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में। यूनिवर्सल फॉर ऑल के लिए है, ठीक है। लेट पी ऑफ एक्स बी अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, पी ऑफ एक्स कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए सेट ए, सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है, जिसमें सेट ए डिफाइंड है। पी ऑफ एक्स कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन है, कोई जो एक्सप्रेशन हमने पीछे पढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट है पी ऑफ एक्स जो कि डिफाइंड है सेट ए पे, यानी उसकी जो वैल्यू है, रेंज ऑफ वैल्यू हम लेंगे वो कोई सेट ए होगा। ए जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कोई भी सेट हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है, नेचुरल नंबर का हो सकता है। तो ये ए जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि पी ऑफ एक्स कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है कोई एक्सप्रेशन है, कोई फार्मूला है, जो कि जिसमें जो वैल्यू आएंगी वो किस चीज से आएंगी, कोई सेट ए होगा उससे आएंगी। कंसीडर द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जैसे दी गई है आपको फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये जो एक्स है जो इस फार्मूले में लगेंगे, जो यहाँ पी ऑफ एक्स की जगह कोई इक्वेशन होगी, कोई एक्सप्रेशन होगी, कोई फार्मूला होगा, कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन होगी, कोई स्टेटमेंट होगी जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ एक्स, उसमें जो वैल्यू आएंगी, तमाम ऑल वैल्यूज वो आएंगी इस सेट से, ठीक है। और हम ये साबित करेंगे कि इस सेट से जितने भी हम वैल्यू एक्स में डाल के उस फार्मूले में डाल रहे हैं और उसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे वो सब के लिए ट्रू होगी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इस शक्ल को, इस शेप को, विच रीड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये देखें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये पार्ट कह रहा है, इन द डोमेन ऑफ ए, इन द डोमेन ऑफ ए, ये एक तरीके से बता रहा हूं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ ए, दूसरा पार्ट, पी ऑफ एक्स इज ट्रू ये तीसरी बात, तीन हिस्से हो गए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स
इन द डोमेन ए, जितने भी वैल्यूज हैं x के डोमेन ए में, वो तमाम की तमाम p ऑफ x पे ट्रू हैं, p ऑफ x के लिए ट्रू हैं। यानी यहाँ पे जो फार्मूला एक्सप्रेशन होगा उसमें हम x की वैल्यू a से उठा उठा के डालेंगे 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 डालेंगे, उन सब के लिए रिजल्ट ट्रू निकलेगा। ये बात कह रहे हैं। या इसको यूं भी पढ़ सकते हैं और आसान करके, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, जितने भी वो बिलोंग्स करते, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तमाम वैल्यूज ऑफ x जो बिलोंग करते हैं a पे, उन सब के लिए p ऑफ x ट्रू है। इस p ऑफ x इज ट्रू। ठीक है, p ऑफ x इज ट्रू। p ऑफ x का मतलब है कि p ऑफ x में x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जितने भी आपने हमें सेट दिया है, उन सब के लिए मैं इसको चेक करूंगा अपने दिए हुए एक्सप्रेशन में। ठीक है जी, तो मेन बात यही है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में तमाम जो सेट दिया होगा हमें, जिससे हमारा जो वेरिएबल बिलोंग करेगा, उन तमाम के लिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। हेयर सिंबल अपसाइड डाउन ए, इसको अपसाइड डाउन ए भी कह सकते हैं। अपसाइड डाउन ए यानी अपसाइड ऊपर का साइड डाउन है। ठीक है, उसका अपर साइड तो ये है, नोक जो इसकी है ए की, ये अपसाइड डाउन हो गया। अपसाइड डाउन ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये सिंबल है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, सिंबल है विच रीड, जिसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी, इसको या फॉर ऑल कहते हैं या फॉर एवरी कहते हैं। द डोमेन मस्ट ऑलवेज बी स्पेसिफाइड, और डोमेन हमेशा आपको स्पेसिफाई होगा। क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि ये जो वेरिएबल से जो वैल्यूज हैं, ये किस सेट से किस डोमेन से उठाई जाएंगी, तो ये आपको हमेशा बताया जाएगा। द डोमेन मस्ट ऑलवेज बी स्पेसिफाइड व्हेन यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज यूज्ड, जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया जाएगा। विदाउट इट द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड। अगर ये आपको नहीं दिया हुआ, बिलोंग नहीं दिया हुआ कि बिलोंग टू व्हाट, बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू व्हाट सेट, तो फिर आपका वो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है ही नहीं, वो डिफाइन ही नहीं है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वो है ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्सल में आपको एक पूरा पैक दिया जाएगा, सेट दिया जाएगा पूरा का पूरा, उन सब के लिए आपने इसको ट्रू करना है साबित करना है अगर होता है। ठीक है जी, तो ये जरूरी है कि आपको डोमेन दिया जाए इसमें। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमें एग्जांपल दी गई है, डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, डिटरमिन करो ट्रूथ वैल्यू ऑफ, किस चीज के लिए, हमें डोमेन भी दिया गया है और फिर उसके बाद पी ऑफ एक्स भी दिया गया है। ये पी ऑफ एक्स है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्रेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है कोई, ये पी ऑफ एक्स है आपका। ठीक है, जो इस जगह पे है, जैसे हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डिटरमिन करो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, पूरा का पूरा ये जो दिया गया है आपको, स्टेटमेंट दिया हुआ है और विद डोमेन, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है, अब नेचुरल नंबर है, x plus 1 is greater than x, p of x, यानी for all values of x, for all values of x belongs to natural number, p of x is true, x plus 1 greater than x is true, यानी p of x इसको कह सकते हैं ट्रू, जैसे पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी उस तरह। वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मैंने कहा ना कि आपको डोमेन दी जाएगी, डोमेन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एन क्या है, वेयर द डोमेन ऑफ consist of all natural number, that is n is equal to 1 2 3 and so on, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं and so on। तो सबसे पहले आपने करना क्या है इस चीज को अब आपने उठाना है, यानी आपका p ऑफ x सेम उसी तरह, और उसमें आपने, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन दी गई है, यानी जिससे आप डिनोट कर रहे हैं, p ऑफ x आपकी किस चीज के बराबर हो गया, ठीक है, x प्लस 1 ग्रेटर देन x। इसमें आपने कब कहा कौन से सेट की वैल्यूज के लिए इसको फाइंड करना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x की जो वैल्यूज हैं वो तमाम नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर आपने उठाने हैं 1 से लेकर अब तकरीबन आपने जाना है, अब यहाँ पे चूंकि मैंने 3 तक ही मालूम किया है,
आप इसको जितने जाएंगे ये ट्रू होता जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है। मैं पी ऑफ 1 के लिए फाइंड करता हूं सबसे पहले, तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स। आपने नेचुरल नंबर से ही उठाने हैं सारे वैल्यू, नेचुरल नंबर के इस सेट से ही उठाने हैं, इधर उधर से नहीं उठाने। होल नंबर ऐसा ना हो कि आपने माइनस वाले उठा लिए हो, नहीं, आपको नेचुरल नंबर का डोमेन दिया हुआ है, सिर्फ इसी की वैल्यू उठानी है। तो 1 उठाया, सॉरी यहाँ पे मैंने दोबारा x लिख दिया, यहाँ x की जगह आप 1 लिखें, क्योंकि x जहां जहां x है वहां 1 1 आएगा। तो 1 1, तो इसको मजीद अगर आप सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यस, ये ट्रू है कि ट्रूथ वैल्यू निकल आई ट्रू। यूं आप इसको 2 के लिए चेक करें, 2 प्लस 1, ठीक है जी, इस तरफ भी x है तो 2 लगेगा उसमें, तो सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस साइड पे ग्रेटर है 2 से, ठीक है जी, तो ये आपका ट्रू है। यहाँ पे आप ट्रू लिख दें। तो ये जितने भी आप पी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी जाएंगे नेचुरल नंबर ये उठाते रहेंगे, आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। तो आखिर में डिटरमिन करना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग टू n x इज प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा सारों के लिए। तो ये साबित करता है फॉर ऑल, ठीक है जी। एस पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स, यही हमने लिख दिया पी ऑफ एक्स की जगह, ठीक है जी। फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 हमने फाइंड किया, 1 के लिए 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2, दिस ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये तमाम ट्रू हैं। सिंस पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स, जितने भी हमने एक्स में नेचुरल नंबर पुट किए, ठीक है, पी ऑफ एक्स की जो इक्वेशन थी उसमें, यानी ये पी ऑफ एक्स था पूरा का पूरा, इसमें जितने भी हमने x की जो नेचुरल नंबर की वैल्यू थी x में डालते गए, नेचुरल नंबर की वैल्यू x में डालते गए, तो उस सब के लिए ट्रू ही आया। सिंस ये सब के लिए ट्रू है, द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n p ऑफ x इज ट्रू, तो ये ट्रू है। ये बात सच है कि हम ये कही हुई बात थी कि फॉर ऑल x बिलोंग टू n x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, यानी ये साबित करना था, तो हमने साबित कर दिया। हमने देखा कि क्या ये जो कहा गया है कि तमाम नेचुरल नंबर जो x में हम एक जो तमाम जो हमारे पास वैल्यूज हैं x की वो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से, वो जब हम इस फार्मूले में डालते हैं तो सबके लिए आंसर यस आता है, ट्रू आता है, तो वो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। सो द क्वांटिफिकेशन ये p ऑफ x इज ट्रू, यानी ये जो पूरा ये पार्ट है ये आपका p ऑफ x। दूसरा एग्जांपल भी सेम उसी तरह है, डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करो कि क्या वाकई ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, क्या उसकी जो करेक्टरिस्टिक की जो प्रॉपर्टी उसको फुलफिल कर रहा है। इस जो डिमांड की गई है कि जो n है, स्मॉल n ये जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से फॉर ऑल स्मॉल n, इसमें जो भी स्मॉल n में जो भी वैल्यू लगेंगी, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू आएंगी वो आएंगी नेचुरल नंबर से। और दूसरी साइड पे दी गई है n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी आपने p ऑफ x, यानी फॉर ऑल n बिलोंग टू n p ऑफ x, क्या ट्रू है, क्या इसमें वाकई जब हम नेचुरल नंबर की जितनी भी वैल्यू इसमें डालेंगे सबके लिए ट्रू आएगा, तो यस सबके लिए ट्रू आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि p ऑफ n, अब n लगा दिया, x भी लगा सकते हैं, n भी लगा सकते हैं, तो n है यहाँ पे सारा, तो हमने n लगा दिया, n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, तो इसमें हमने फॉर 1 2 3 के लिए चेक किया, आप मोस्ट के लिए सबके लिए चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने चेक किया तो फर्स्ट का रिजल्ट आया 5 इज ग्रेटर देन 4, यस 6 इज ग्रेटर देन 4, yes 7 is greater than 3, yes and so on। since p of n is true for all natural number, p of n यानी ये इक्वेशन ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर n के लिए, जो भी हमने n में नेचुरल नंबर डाला सेट से उठा के उन सब के लिए ये p ऑफ n की इक्वेशन ट्रू है, ठीक है जी। ये p ऑफ n ट्रू है, p ऑफ n ये पूरी इक्वेशन है, इसको बता रहा है कि ये सब के लिए ट्रू है जिसने भी हमने n में नेचुरल नंबर डाले। सो द quantification for all n belong to n p of n is true,
तो ये ट्रू ही है, साबित हो गया। ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स। अब है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल में कुछ होंगे, जीरो नहीं होंगे, यानी उस सेट में कुछ ना कुछ होगा। यहां पे तो आपने फॉर कह दिया, फॉर के लिए ट्रू है, सब ये पूरा सेट आ गया आंसर में, इन सब इस पूरे सेट के लिए ट्रू है। ओके, रिपोर्ट फॉर ऑल, ठीक है, नेचुरल नंबर द क्वांटिफिकेशन ये इज ट्रू, तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तमाम नेचुरल, पूरा जो यहाँ पे लाइन लिखी है ये पूरी रिजल्ट को बता रही है कि तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, जितने भी हमने पीएफएन में लगाया, जितने भी पीएफएन में हमने डाले, इस एक्सप्रेशन में डाले, सबके लिए ट्रू है। यहाँ पे कुछ के लिए जरूर होगा, जीरो नहीं होगा सेट। Let p of x be a propositional function defined on a set A. Let p of x कोई propositional function है जो कि डिफाइंड हो रहा है सेट A पे। अगेन उसी तरह कंसीडर द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो ये अपोजिट ई है, यानी ई को आप अपोजिट समझ लें, लेफ्ट टू राइट हो गया है, उसकी जो तीन पिन है, तीन जो उसके वो है दांत हैं, एक किस्म के टीथ उसके समझ ले, ये टीथ हमने दूसरे साइड पे अपोजिट उसके लेफ्ट टू राइट कर दिए। तो ये इसको आप कुछ भी कह दें कि अपोजिट ई एक्स, एक्स यानी ई जो है एग्जिस्टेशन के लिए है, ये है सिंबल अपोजिट ई इज कॉल्ड द एग्जिस्टेशनल क्वांटिफायर। तो हम इसको इस तरह डिनोट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल यानी एक्स क्या है, एग्जिस्ट करते हैं कुछ एलिमेंट एक्स के सेट ए में। ठीक है, इसको फिर हम इस तरह पढ़ेंगे, p of x or this p of x which reads there exist an element x। ठीक है, there exist कुछ एलिमेंट, there exist का मतलब है कुछ एलिमेंट, there exist an element in the domain of a, in the domain a such that p of x is true, जिसके लिए p of x true है, such that p of x कुछ के लिए, ओके, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सेट ए में जिसके लिए p of x ट्रू है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इससे समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ पे डोमेन नजर नहीं आ रहा, तो आप इसी को ही यूज करें, इसको यूज ना करें। ठीक है जी, हम इसी को सिर्फ, इसमें डोमेन का पता चलता है कि किस डोमेन से है। और फॉर सम वैल्यूज ऑफ, इसको अब और आसान कर देते हैं, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, for some values of x belongs to a, for some values of x यानी x की कुछ वैल्यूज जो कि बिलोंग करती हैं सेट a में, such that p of x is true, उनके लिए p of x ट्रू होगा। दैट इज, यहाँ पे एक और कंडीशन भी बताई गई है कि ये इक्वल नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है जी, जो सेट बनेगा, जो ए से हम निकालेंगे कुछ एलिमेंट्स का, वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, एम्प्टी नहीं होगा। अगर एम्प्टी हुआ तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ही नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब है कि खामखा जरूरी है, ये नेसेसरी है कि कुछ एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, लेकिन कुछ होंगे उस सेट से हम निकालेंगे, यानी हमें देंगे 10 वैल्यूज का एक सेट फॉर एग्जांपल, उसमें एक वैल्यू जरूर होगी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, यानी उस सेट में से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ऐसी वैल्यू ना हो, ऐसा नहीं पॉसिबल, तब वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ही नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा वो सेट। कुछ ना कुछ उस सेट ऐसे हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे या वो मिलेंगे जिसके लिए वो प्रोपोजिशनल फंक्शन ट्रू होगी, बाकियों के लिए नहीं होगी। सो इसको हम रीड यूं करते हैं, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट p ऑफ x इज ट्रू, उसके लिए p ऑफ x ट्रू होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होगा। उसका सिंबल ये है, इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर व्हिच रीड्स देयर एग्जिस्ट फॉर सम और फॉर एट लीस्ट वन, कम से कम एक की इजाजत भी है, लेकिन होगी, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। सो देयर एग्जिस्ट भी इसको कह सकते हैं, और ये इसी की एक एग्जांपल मैंने डाली हुई है, बाकी एग्जांपल भी इसकी इसी तरह हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही डाल दी आपके समझने के लिए। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू, आपने इस सिंबल से जानना है सिर्फ,
ठीक है जी, ये सिंबल दिए गए होंगे। आपने खुद ही सोचना है कि ये तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो मैंने इसमें सबके लिए नहीं देखना, कुछ के लिए देखना है। और जो सेट दिया है, ऐसा ना हो कि आप लगे रहें और आप कहेंगे ये तो सबके लिए ट्रू नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया है, ये तो फराल नहीं है। ये फराल का सिंबल ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल का सिंबल है। फराल का अपसाइड डाउन ए है, उसके लिए सब के सब आना चाहिए। अगर वो नहीं आते सबके लिए, सेट के एलिमेंट सबके लिए ट्रू वैल्यू नहीं आती, तो आप कह दे कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है। अगर उसकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहता है कि सबके लिए जो सेट दिया है वो सबके लिए ट्रू आएगा, और एक्सटेंशन में कहा गया है कि सबके लिए नहीं आएगा, कुछ के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ के लिए सिर्फ देखना है, वो कुछ ही ढूंढने हैं, बाकी नहीं ढूंढने। बस उसको एक सेट की शक्ल में लिख लेना है कि ये उसके लिए ट्रू है, बाकी के लिए नहीं है, जो कि एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये एग्जिस्टेंशियल है, क्वांटिफायर हैं। ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। हमने ये साबित कर दिया, ये क्वांटिफिकेशन एग्जिस्टेंशियल है, ये साबित हो गया। अगर ये नहीं हो रहा, जीरो आ गया, तो ये फिर अगर कोई भी किसी एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, तो फिर ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ही नहीं है। इस तरह फराल के लिए फिर आपने उसी पूरे जो क्वांटिफिकेशन दी है, वो अगर ट्रू है तो उसके लिए आप कह सकते हैं ये फराल के लिए ट्रू है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, तो साबित नहीं हुआ। सो एक एग्जांपल दी गई है, डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू के देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट एन, कुछ एन की वैल्यूज हैं जो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर के सेट से, उनके लिए ये जो पी एफ एक्स दिया गया है ये ट्रू है, या पी एफ एन जो दिया है ये ट्रू है। एन प्लस फोर इज लेस देन सेवन, तो फाइंड करते हैं कि क्या ऐसा सच है, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, डोमेन हमें दिया गया है। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू वन, n is equal to 2, n is equal to 3, आप इधर कर लें, n equal to 3, तो एंड सो ऑन। तो फर्स्ट के लिए मैंने चेक किया, हमने p ऑफ n इज इक्वल टू, इस फार्मूले में n प्लस फोर की फार्मूले में n में पहले 1 पुट किया, 1 प्लस फोर अपना हो गया लेस देन 7, जब इसको सॉल्व किया तो 5 इज लेस देन 7, तो ये ट्रू है। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो t आ गई, एक मिल गया। ठीक है जी, एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर के लिए हमने 2 लगाया, उसमें फॉर n इक्वल टू 2, उसको सॉल्व किया, 6 इज लेस देन 7, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गई। दूसरा नंबर भी मिल गया कि एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड नंबर इज 2। अब 3 के लिए करते हैं, तो जब मैं इसी फार्मूले में यहाँ पे लगाता हूँ 3, इसी के नीचे लगाता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए, 3 प्लस 4 इज लेस देन 7, ये आसान आसान इसके क्वेश्चन है। आप इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, दी गई वैल्यूज, और उसके लिए आपने ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा 7 इज लेस देन 7, जो कि गलत है। 7 लेस देन 7 नहीं है, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी फॉल्स। अब सारों के लिए फॉल्स ही आएगा, यानी नेचुरल नंबर का 1 और 2 के लिए सिर्फ ट्रू आया, इसके लिए ट्रू आया, इसके लिए भी ट्रू आया। अब ये फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, और जितना भी नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे 4 प्लस 4 होगा, वो 8 इज लेस देन 7 नहीं, फॉल्स है। फिर 5 प्लस 4 9 है, बनता है 9 इज लेस देन 7, फॉल्स है। तो इसके बाद 3 के ऑनवर्ड सारे फॉल्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ट्रू है। इस सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में, सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यूज थे जिसके लिए ये ट्रू आया। ये जो हमारे पास क्वांटिफायर था या क्वांटिफिकेशन थी जो हमें दी गई थी, प्रोपोजिशनल फंक्शन जो दिया गया था, इसके लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स सही हैं जिनके लिए ट्रू आया, बाकी सारों के लिए फॉल्स। तो देयर एग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट आ गए हैं, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज आ गई हैं, और ये एम्प्टी सेट नहीं बनता, यानी कुछ वैल्यू है इस हमारे पास जो सेट बनेगा। अब पी ऑफ एन इज ट्रू, पी ऑफ एन ट्रू है, यानी ये ट्रू है फॉर सम नेचुरल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर n के लिए, n में कुछ हमने नंबर डाले, फॉर एग्जांपल 1 डाला, फिर 2 डाला, तो 2 कुछ नंबर आ गए। दी क्वांटिफिकेशन, ये कंप्लीट जो हमारे पास क्वांटिफिकेशन थी, ये अब ट्रू है। ठीक है, कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, दैट इज सेट हमारे पास जो बना है वो है 1 और 2 का, जो कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, खाली तो नहीं है, तो इसको एम्प्टी नहीं कह सकते, तो ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। तो हेंस ये जो है
हमारे पास जो क्वांटिफिकेशन है ये ट्रू है कि ये कुछ नंबर के लिए इसमें एग्जिस्ट करती है, ऑल के लिए नहीं है और ना ही एम्प्टी के लिए है। यानी जो दावा किया गया था कि इस पी ऑफ एन में आप नेचुरल नंबर के कुछ एलिमेंट्स डालेंगे तो उसके लिए ट्रू होगी, तो वो दावा साबित हो गया, ट्रू साबित हो गया कि ये जो पी ऑफ एन दिया गया था हमें, ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी, इसमें वाकई हमने नेचुरल नंबर के जब कुछ एलिमेंट्स डाले यानी 1 और 2 को डाला तो उसके लिए ट्रू साबित हुआ। तो ये पूरी पूरी जो क्वांटिफिकेशन है एक्सटर्नल क्वांटिफायर की, ये ट्रू साबित हो गई है कि ये तमाम के लिए ट्रू नहीं देता आंसर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसके लिए ट्रू देता है। तो ये हमने दावा साबित कर दिया कि ये बात ट्रू है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ये पूरा का पूरा। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा जो हमें दिया गया है क्वांटिफिकेशन, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। और इस तरह जो हमें ये दिए गए थे यूनिवर्सल थे, ठीक है, ये यूनिवर्सल थे, ये भी ट्रू है कि ये जो हमें क्वांटिफिकेशन दी गई है ये वाली, ये वाकई सबके लिए ट्रू है, नहीं जो नंबर के सेट के कंप्लीट एलिमेंट्स के लिए ट्रू आती है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, आप जस्ट इसके जो एग्जांपल्स हैं उसी को प्रैक्टिस करें और बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी से रिलेटेड होंगे, कोई इधर उधर से नहीं आएंगे। बहुत ईज़ी होंगे, बस जस्ट उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी होगी, डोमेन आपको जो क्वांटिफिकेशन है, क्वांटिफायर है, उसमें आपको डोमेन दी गई होगी, डोमेन से आपने वैल्यूज़ उठानी है। ज़रूरी है नहीं है कि ये सिर्फ़ नेचुरल नंबर ही दिया गया हो, आपको वहाँ पे अगर इंटीजर का सेट दिया है, तो आप माइनस की वैल्यू भी उसमें पुट करेंगे, उसमें 0 भी पुट करेंगे, उसमें प्लस की वैल्यू भी पुट करेंगे। अगर आपको पॉज़िटिव इंटीजर दिया है, तो जस्ट पॉज़िटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर का सेट दिया है, तो होल नंबर, प्राइम नंबर दिए हैं, तो प्राइम नंबर, जो भी वैल्यूज़ दी जाएँगी, आपने उसके सेट को उठाना है, उसमें डालना है और उसके लिए जस्ट चेक करना है, तो एक डोमेन दिया जाएगा आपको। अगर एक्जिस्टेंशियल का कहा है, तो एक्जिस्टेंशियल में कुछ के लिए वैल्यू ट्रू होंगी, बाकियों के लिए नहीं होगा। तो वो अगर साबित होता है, तो आप यस लिख दें कि जी, ये साबित हो गया है, हमने चेक कर लिया है, वाक़ई यहाँ जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है, जो प्रोपोज़िशनल फ़ंक्शन, जो स्टेटमेंट दी गई है, वो कुछ के लिए ट्रू होती है और बाकी के लिए नहीं होती। और जो दूसरी है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में यही है कि आपने साबित करना है कि हाँ, जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी, ये तमाम इस सेट के तमाम एलिमेंट के लिए ट्रू है। और इसी तरह जो सिंपल प्रेडिकेट है उसमें 1 और 2 वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ दी जाएगी, बस जस्ट उसी के लिए फाइंड करना है, कोई उसमें रेंज नहीं है। जस्ट एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ उठा के आपको कह दिया जाएगा कि ये वैल्यूज़ एक्स में डालें, वेरिएबल में डालें, उसके लिए फाइंड करें। तो उस असल में मकसद यही था कि हमारे पास जो विदाउट ना ना जो नॉन प्रोपोज़िशनल हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, जिनको हम ट्रुथ वैल्यू नहीं दे सकते थे, उनको हमने एक प्रोपोज़िशनल स्टेटमेंट बनाया। ठीक है? प्रोपोज़िशन बनाया, जिसको हम मीनिंगफुल कहते हैं और उसको हम फिर असाइन जो वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ट्रुथ वैल्यू TRF। तो कंप्यूटर में यही सिस्टम होता है, जो हमारे पास प्रोपोजिशन है और नहीं है प्रोपोजिशन, उनको कैसे डील किया जाता है, उनको यूं डील किया जाता है, उनको वैल्यूज दी जाती है। इसलिए आप कंप्यूटर को जो भी देते हैं, अपने सिस्टम को जो भी प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, वो उस तमाम चीजों को प्रोसेस करता है, उसके अनवर्ड आपको रिजल्ट देता है, चाहे वो प्रेडिकेट हो, सॉरी, चाहे वो प्रोपोजिशन हो या वो प्रोपोजिशन ना हो, तो वो आपको कंप्लीट उसको मैनेज करके देता है। आप जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, देन वो उसका भी रिजल्ट दे देता है। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसे बाद में ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।